नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। मेरे साथ है मेरी सहयोगी शुभन शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आपको दिखाएंगे कि किसान आज किस तरह से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और साथ ही आज फिर से किसान यहां पर दिल्ली कूच करने की कोशिश में है। दोपहर 12 बजे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर की ओर रवाना हो गया है। शुक्रवार को भी आप देखिए दिल्ली कूच की किस तरह से कोशिश हुई थी, लेकिन आज फिर से किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे और लगातार 101 किसानों का ये जत्था है जो शंभू बॉर्डर की ओर पैदल मार्च करेगा और किसानों को दिल्ली कूच करने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन एक दिन के अल्टीमेटम के बाद फिर से किसान उग्र होते नजर आए और आज 8 दिसंबर का दिन है जहां पर दिल्ली कूच करने की बात कही गई थी। तो फिलहाल 12 बजे का समय रखा गया है जब यहां पर दिल्ली की तरफ कूच करना है। हरियाणा पुलिस ने मीडिया कर्मियों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दिया है। मीडिया कर्मियों को धरना स्थल से दूरी बनाने के लिए कह दिया गया है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर के आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हरियाणा पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी हिदायत यहां पर दी है। उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साफ तौर से कहा गया है जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, उस इलाके से दूर रहें, क्योंकि लगातार किसानों का ये उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे किसान एक बार फिर से आज दिल्ली कूच करने जा रहे हैं और 101 किसानों का ये जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करेगा। सिचुएशन खराब ना हो, हालात वहां पर ना बिगड़े, इसके लिए अतिरिक्त जो सेना है, जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी बताएंगे। आज फिर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयारी जो है वो किसान कर चुके हैं और बॉर्डर पर और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रशासन किसानों को रोकने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और दिल्ली में किसानों को जाने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। इन सभी चीजों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आज दिल्ली जाने पर किसान संगठन अड़े हुए हैं और 101 ऐसे किसान हैं जो कि लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों का ये धरना आज भी जारी है और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कोई मीटिंग जो है वो नहीं हो पाई और ना ही अभी कोई मीटिंग के आसार जताए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार के साथ बातचीत जो है वो किसान अब नहीं करना चाहते। किसान जो है आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि अब सरकार के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब उनकी मांगे जो है उग्र प्रदर्शन के थ्रू ही वो पूरी करेंगे। सहमति नहीं बनने पर तमाम ये जो आंदोलन की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं और सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी बने, ये तमाम मांगे जो हैं वो यहाँ पर किसान संगठन की है। 13 मांगे अलग अलग हैं, जहाँ पर एक और मांग डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो कीमत है फसलों की वो तय की जाए। उसी के साथ साथ डीएपी की खाद की कमी जो है उसको जल्द दूर किया जाए। तमाम 13 मांगे किसानों द्वारा, जहां पर किसान खेत मजदूरों की कर्जा जो है उसकी माफी हो और जो तमाम किसान है उन्हें पेंशन भी दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, कुछ कारणवश पहले बंद किया गया था। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को जल्द से जल्द सरकार द्वारा सजा दी जाए। तो ये तमाम वो 13 मांगे जो है वो किसानों की यहाँ पर है। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए और उसी के साथ साथ अन्य जो मांगे हैं एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। किसान आंदोलन में मरने वाले जो परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उनके परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को भी रद्द किया जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जो किसानों द्वारा यहाँ पर उठाई जा रही हैं। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए की दिहाड़ी सुनिश्चित की जाए। नकली बीज, कीटनाशक, दवाइयां, खाद वाली जो कंपनियां हैं उन पर भी कड़ा कानून बनाया जाए ताकि यहाँ पर कोई भी फसल जो है उसमें मिलावट की खबर ना आए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जो जमीन है उनकी लूट को जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर किसानों ने कल देखिए आप किस तरह से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन फिलहाल उस पर सहमति नहीं बन पाई क्योंकि प्रस्ताव भी डाला गया, प्रस्ताव पर कोई मंजूरी नहीं दी गई है। सरकार की तरफ से सहमति नहीं जताई गई है प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए और उसी की वजह से आंदोलन और उग्र होता चला जा रहा है। आज हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई है। मीडिया कर्मियों को दूरी बनाने की बात कही गई कि 1 किलोमीटर की दूरी आपको बनाकर रखनी है।
किसी के साथ बातचीत आपको नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन के तौर पर किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं, तो इससे स्थिति ना बिगड़े, इसलिए किसानों को साथ साथ अब मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है उनकी भी दूरी आप देखिए बनवाई गई है। संदीप गोयल हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार आप देखिए अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया, उसके बाद सहमति नहीं बनी पाई है, क्योंकि प्रस्ताव भी भेजा गया था, बातचीत के लिए सहमति नहीं बन पाई। आज फिर से दिल्ली की ओर कूच करने की बात कही गई। अपडेट कीजिए, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, देखिए 13 मांग किसान जो है लेकर उनको दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन अब जब किसानों की मांग केंद्र सरकार से थी, लेकिन अब जिस तरह से मीडिया कर्मियों को वहां से रोका गया है और अब जो है किसान पंजाब सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप मीडिया से दूर रखने का किसानों को काम करेंगे तो उनकी आवाज को उठाने का काम और कौन करेगा। तो अब सीधे तौर पर केंद्र के साथ साथ पंजाब सरकार भी निशाने पर जो है आने लगी है और अब दिल्ली कुछ करने की जो समय है वो 12 बजे का रखा गया है। 12 बजे किसान वहां से जो है चल निकलेंगे और फिर उस पुल को पार करते हुए हरियाणा से बढ़ते हुए दिल्ली की ओर रुख करेंगे। लेकिन पुलिस ने भी वहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर आंसू गैस की गोले से लेकर जो है वहां पर वाटर कैनन की मशीनें हो, पुलिस व्यवस्था हो, ये तमाम चीजों का जो है वहां पर पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर की हुई है कि वो किसान आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए वहां पर उन्होंने पानी के टैंकर किसानों की ने मंगवाए हुए हैं, अपने लिए एम्बुलेंस मंगाई हुई है, गाड़ियां मंगाई गई है। साथ ही अगर जो है वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो किसानों के पास ऐसी बोरियां होंगी जिनको पानी में लपेट कर फिर किसान आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो ये तमाम तैयारी भी किसानों ने की हुई है। लेकिन अब आमने सामने की स्थिति कुछ ही देर बाद जो है देखने को मिलेगी। लेकिन किसानों का 101 जो संदीप, कल भी आपने देखा कि अल्टीमेटम से पहले जब खदेड़ने की कोशिश हुई थी, बैरिकेडिंग्स को किसानों की तरफ से तोड़ दिया गया, कंटीली तारों को हटा दिया गया, कंटेनर का इस्तेमाल उस दिन भी किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की बात हो रही थी। लेकिन आज जिस तरह से आरएफ को भी तैनात किया गया है, वाटर कंटेनर को भी वहां पर डाला गया है, तो आंसू गैस के गोले दागने की भी कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल सवाल यहां पर यह बनता है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचे, अपनी मांगों को वहां पर रखा जाए। क्या लगता है कि मुख्य कारण क्या है कि आखिर सरकार की अभी तक इन मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है? क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि किसानों के जो सारे संगठन है, 30 से 35 जो संगठन है, वो एक साथ नहीं आए हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 4 से 5 संगठन जो है वो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बाकियों के साथ भी सहमति बनाने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संगठन में जो बड़े संगठन हैं, अगर मैं हरियाणा के कुछ संगठनों की बात करूं या फिर या उत्तर प्रदेश के संगठनों की बात करूं, वो इन संगठनों से अभी दूरी बनाए हुए हैं और उनको साथ लाने का प्रयास जो है वो नहीं किया गया। इसीलिए ये माना जा सकता है कि सरकार अभी इनको जो है पूरी तरह से जो है एक जुट नहीं नजर आ रहे, जिसकी वजह से सरकार भी इनको ना तो कोई बातचीत करने का न्योता भेज रही है और ना ही इनकी मांगों को एक महत्वपूर्ण तरीके से लेने का काम कर रहा है। और यही कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी है जो किसानों को इस बार जो है कमजोर किए हुए है। लेकिन राकेश टिकैत का हमने बयान सुना और वहीं हमने जो है गुरनाम चढ़ूनी का बयान सुना, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उनको इस प्रदर्शन के लिए कोई न्योता ही नहीं भेजा गया है, ना ही उनसे बातचीत की गई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो इस समय शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कुछ किसान है और उसके बाद उनको हरियाणा के किसानों का साथ लेना चाहिए था अगर हरियाणा में उनको प्रदर्शन करना है। संदीप, जहां पर सरकार के साथ सहमति नहीं बन पा रही है, विपक्ष भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उदित राज, वो कह रहे हैं कि किसानों द्वारा ये जो दिल्ली चलो का आंदोलन पिछले 11 महीने से, क्योंकि ये डटे हुए हैं किसान दिल्ली अलग अलग बॉर्डर्स पर, अब उन्होंने इसको लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण करार दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब उन्होंने इन किसानों के लिए क्या कुछ किया? देखिए, बिल्कुल किसान लगभग पिछले लंबे समय से इन चीजों को लेकर अड़े हुए हैं। चाहे फिर मैं अगर बात करूं 3 कानून जो सरकार लेकर आई थी उनको जो है रद्द कराने के लिए किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। हालांकि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, लेकिन उससे बाद से लगातार एमएसपी की मांग हो, चाहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने हो की मांग हो, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई और उनके आरोपियों को दोषियों को सजा दिलाने की मांग हो, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिनमें 13
मांग जिनको रखी गई हैं, उन्हीं मांगों को लेकर किसान पिछले लंबे समय से जो है हड़ताल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली जाने का प्रयास किया। लेकिन लोकसभा में जो चुनाव होने थे उस दौरान उन किसानों को घरों पहुंचाने का काम किया गया और कहा गया कि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो इसके बाद अब किसान एक दोबारा से अब तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, जिसमें अब कांग्रेस कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जुड़ने के लिए। तो फिलहाल किसानों का जो ये प्रदर्शन है 2 धड़ों में बंट गया है। राकेश टिकैत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर संभल से आप देखिए बड़ी अपडेट, जहां पर संभल मामले में कल रिपोर्ट 24 आ सकती है और सर्वे की रिपोर्ट यहां पर एडवोकेट कमिश्नर जो है वो पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 2 चरणों में मस्जिद का सर्वे हुआ था और उसके बाद यहां पर पहले 29 नवंबर को रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि जिस तरह से उपद्रव मचा, पूरे हालात वहां पर खराब हो गए। उसी का एक हवाला दिया गया कि सही से रिपोर्ट वो अपनी नहीं बना पाए हैं, समय नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से रिपोर्ट जो है वो नहीं पेश की जा सकती है। तो सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करनी है। 2 चरणों में यहाँ पर मस्जिद का सर्वे हुआ। पहले 29 नवंबर को यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जानी थी, लेकिन 10 दिन का समय मांगा गया था। अब फिलहाल वो 10 दिन पूरे हो चुके हैं। संभल मामले में कल यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे के अंदर डालकर ही आप देखिए किस तरह से पेश किया जाएगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर 2 चरणों में ये सर्वे हुआ है। संभल का पूरा मामला, क्योंकि जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है और इस दावे के बाद ही आप देखिए मस्जिद में 2 चरणों में सर्वे कराया गया और सर्वे जब हुआ है उसके बाद किस तरह से उत्पाद भी देखा गया। 29 नवंबर को यहाँ पर रिपोर्ट दाखिल की जानी थी, लेकिन नहीं हो पाई। बताया गया कि समय नहीं मिल पाया है, रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाने के कारण अदालत ने 10 दिन का समय दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करानी है। अब एडवोकेट कमिश्नर कल सोमवार को रिपोर्ट यहाँ पर पेश करेंगे और उसके बाद आगे की सुनवाई शुरू होगी और सीलबंद लिफाफे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल जब इस पर सुनवाई होती है तो फिर किस तरह से संभल मामले के अंदर तस्वीरें दिखेंगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करते हैं और उसके बाद ये पूरा मामला आप देखिए किस तरह से विचाराधीन हो जाता है। इसी दिन एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए और कमिश्नर की तरफ से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दोनों पक्षों की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया गया और सर्वे जब हुआ है तो आपने देखा विवाद किस तरह से होने लगा। रात होने और भीड़ का दबाव होने के कारण उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो सका। ये तमाम बातें और दलीलें रखी गई। इसके बाद 24 नवंबर को दोबारा से सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद आपने देखा किस तरह से वहां पर बड़ी बातें जरूर रखी गई कि सर्वे के विरोध में भीड़ है, हिंसक घटनाएं वहां पर घट गई, जिसकी वजह से ये पूरा काम नहीं हो पाया। जमकर पथराव फायरिंग की गई थी। लेकिन अब फिलहाल कल जब रिपोर्ट सौंपी जाती है तो देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी, सुनवाई किस तरह से होती है। तो आपको बता दें कि हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग जो है वो घायल हुए थे। और अगर बात की जाए संभल मामले की तो 24 नवंबर का वो दिन था। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 29 नवंबर की तारीख दी थी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो इसी दिन सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की जानी थी, लेकिन उस दिन ये रिपोर्ट नहीं पेश हुई और ये संभावना है कि कल आने वाले कल जो है वो रिपोर्ट पेश हो सकती है। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय मांगा गया, क्योंकि जो वहाँ पर अधिकारी थे उनके द्वारा थोड़ी सी और समय अवधि जो है वो मांगी गई और कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया था और आने वाले कल, यानी कि अगर हम कल की बात करें 9 दिसंबर को रिपोर्ट पेश हो सकती है। अब ये समय अवधि सोमवार को पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने बताया कि 9 तारीख को ये समय अवधि पूरी होगी और कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जाएगी और तमाम चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल 4 लोगों की इस पूरे संभल हिंसा में मृत्यु हुई थी और इस दिन ये सर्वे होना था मंदिर मस्जिद मामले में, लेकिन इस सर्वे के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, काफी हिंसक तस्वीरें हुई, गाड़ियों को जलाया गया, पथराव वहां पर जमकर हुआ और 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस द्वारा उसी दिन से संज्ञान लिया गया और जुम्मे की नमाज के आसपास या फिर जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन जिस तरीके से नमाज होती है वहां पर और ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। और अभी फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद। लेकिन इसी दिन सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन अब जो 10 दिन के समय अवधि जो है वो बढ़ाई गई थी
आने वाले कल यानी कि सोमवार 9 दिसंबर को ये समय अवधि पूरी हो जाएगी। चलिए, तो फिलहाल लगातार संभल हिंसा की जो रिपोर्ट है वो कल पेश की जा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर अब आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार कांग्रेस आज नारी यहां पर न्याय सम्मान समारोह आयोजन करेगी। नारी न्याय सदस्यता सम्मान का आयोजन किया जाएगा और महिला कार्यकर्ताओं को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। जाहिर तौर पर देखिए, अजय राय की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस बीच में महिलाओं के सम्मान के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष यहां पर रहेंगी और अध्यक्ष अलका लांबा कांग्रेस में मुख्य अतिथि के तौर पर भी आप देखिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। इससे पहले बार बार आरोप लग रहे थे, क्योंकि कल आपने देखा कि जेपी नड्डा की तरफ से किस तरह से एक बड़ा बयान जारी किया गया कि कांग्रेस किस तरह से यहां पर देश विरोधी नारेबाजी करती है, महिलाओं के खिलाफ काम किया गया, युवाओं के खिलाफ काम किया गया और देश विरोधी जिस तरह से बातें यहां पर करने की बड़ी बातें जरूर जेपी नड्डा की तरफ से यहां पर सामने रखी गई, क्योंकि बड़ा बयान उन्होंने दिया कि कांग्रेस ने आज तक जितने भी दावे किए सब में वो फेल हुई है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई वादा अपना पूरा नहीं किया गया है। नारी न्याय सदस्यता सम्मान का आयोजन किया गया है, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को यहां पर सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। 2024 में लोकसभा चुनावों की बात करें या फिर विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर उपचुनावों की बात करें, महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से रही है, क्योंकि आधी आबादी देश के अंदर महिलाओं की है, उसी को मद्देनजर रखते हुए नारी न्याय सदस्यता सम्मान का आयोजन किया गया। तो फिलहाल अलका लांबा को भी आप देख रहे थे, लेकिन बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर कांग्रेस आज नारी न्याय सम्मान समारोह शुरू कर रही है। सदस्यता सम्मान समारोह है जहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। रजा अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा, महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन कल जेपी नड्डा की तरफ से महिलाओं को लेकर ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई थी। किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम पहले रखा गया है, उस पर अपडेट कीजिएगा। देखिए, एक बात आपको बता दें, अलका लांबा का कार्यक्रम जो है कई दिन पुराना है और उस पर इसमें अजय राय भी शिरकत करेंगे। वो महिलाएं सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के हैं जिन्होंने महिला सम्मान के लिए काम किया, उनको सम्मानित किया जाएगा। कई नई सदस्य बनेंगे। अलका लांबा का काफी बात उत्तर प्रदेश का दौरा है, वो महिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, एक बड़ा चेहरा है। खासतौर पर उनकी प्रेजेंस जो है 2027 से पहले तक बहुत होने वाली है यहाँ लखनऊ में और खासतौर उत्तर प्रदेश में। उनको टूर भी दिया गया है और खासतौर पर उनका एक रोड मैप तैयार किया गया है कि वो लगातार हर महीने में अपनी प्रेजेंस लखनऊ में और दीगर शहरों में उत्तर प्रदेश के दिखाएंगे, ताकि महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जा सके। आज कई महिलाएं विभिन्न समाज, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों की आज सदस्यता भी लेंगी और कई बहुत सी गणमान्य महिलाएं हैं जो लखनऊ में काम करती हैं, वो आज लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। रजा, जिस तरह से कांग्रेस महिलाओं को सशक्त कर रही है, महिलाओं के सम्मान को लेकर आगे बढ़ रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कांग्रेस की तरफ से लाई गई, ये दावा पेश किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरह से हितैषी रवैये से कांग्रेस ने काम किया है, देश का भला उससे नहीं हुआ है। कई तरह के सवाल दागे गए बीजेपी पार्टी की तरफ से। जेपी नड्डा की बात को कल को आप ले लीजिए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी जो है वो निरंतर जो है वो काम कर रही है, मगर उसको रिजल्ट उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और दीगर शहरों में नहीं मिल रहा है। बहुत से कम एमएलए हैं। अब आपके कहने का मतलब इतनी राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी उसके जो लोग हैं वो बहुत कम है और इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि अगर रोड मैप और कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे
तो उस तरह से काम नहीं हो पाएगा। कार्यकर्ताओं का मजबूत होना, कार्यकर्ताओं का जो है सम्मान मिलना, कार्यकर्ताओं को किसी हद तक, किसी लेवल तक उस तरह से एक कैडर में काम करने का मौका मिलना, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजों से दूर है। और उसके उस तरह के जो नेता हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी में बन के आते थे उत्तर प्रदेश में, बड़े चेहरे के नेता भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि बड़े नेता का कम्युनिकेशन गैप भी उत्तर प्रदेश में बहुत है। नारी शक्ति सम्मान को लेकर फोकस लगातार कांग्रेस पार्टी का है। क्या लगता है कि इसी वजह से इस तरह के समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसे शुरू किया जाएगा? देखिए, ये बहुत पुराना प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी का, मगर इसको फिर से रिफॉर्म किया जा रहा है। आपको याद होगा 2022 में जब प्रियंका गांधी प्रभारी बनी है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन के साथ वो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी गई थी, मगर रिजल्ट 0 था। तो प्रियंका गांधी को बुलाने की, खासतौर पर महिलाओं को कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस। ठीक है रजा, बहुत बहुत धन्यवाद रजा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रजा अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से नारी सम्मान समारोह जो है वो शुरू किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये कोई आज पहली बार शुरू नहीं किया गया है। इससे पहले भी नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी का फोकस रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी तरीके से कांग्रेस का ये दावा रहा कि वो काम कर रही है। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये समारोह किस तरह से, क्या पूरे देश के अंदर चलता है या फिर उत्तर प्रदेश तक सीमित रह जाता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपके दिखाते चले, जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त लगातार आप देखिए किस तरह से अयोध्या में राम विवाह की जोर शोर से तैयारियां चल रही है और अद्भुत और अलौकिक बनाने के लिए पुरजोर तैयारियां यहां पर की गई है। अयोध्या के सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। लगातार आप देखिए बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर श्रद्धालुओं के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे सोने के जो आभूषण है, क्योंकि आप देखिए पूरे मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। अयोध्या में राम विवाह की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं, क्योंकि अद्भुत अलौकिक इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए, इस तैयारियों को बनाने के लिए काम किया गया है। अयोध्या के सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ पर सोने के आभूषण रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की मनमोहक आभूषण है, लेकिन उस बीच में श्री राम जानकी विवाह है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अयोध्या के अंदर कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया है। आयोजन के तौर पर आप देखिए किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को देखा गया है। अद्भुत अलौकिक बनाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, श्रद्धालुओं को आकर्षण करने के लिए, यानी कि श्रद्धालुओं की जो आकर्षण का केंद्र है उन्हें आकर्षित करने के लिए सोने के आभूषण वहां पर रखे गए हैं। और साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये सोने के आभूषण किस तरह से आकर्षण का केंद्र यहां पर बने हुए हैं। पुरजोर तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में जगह जगह पर राम भगवान की जो विवाह की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रखा गया है वो जरा देखिए, क्योंकि श्री राम जानकी विवाह किस तरह से होने वाला है। श्री रामचंद्र विशेष सोने के आभूषण एवं वस्त्र से सुसज्जित होंगे और श्री राम का जो मुकुट है वो 22 कैरेट सोने से बनाया गया है। तो अब आपने देखा कि जो आभूषण रखे गए हैं वो किस तरह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसका वजन तकरीबन 5 किलो है और उसके बाद आगे आप देखिए किस तरह से एक एक करके अपडेट आपके सामने, जहां पर वजन की तो बात हो गई, लेकिन इस मुकुट को यहाँ उर्वी बंसल ने तैयार किया है। और इस बार राम विवाह का जो विशेष केंद्र है वो सोने से बना हुआ यहाँ पर जो मुकुट है, आभूषण है वो रहे हैं। सूर्य की प्रतिमा से ये पूरी यहाँ पर आप देखिए जिसमें इसे बनाया गया है। और लगातार इस पूरे कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन कार्यक्रम भी रखा गया है। तो आपको बता दें, श्री रामचंद्र के मुख्य सोने के आभूषण और वस्त्र विशेष कारीगर द्वारा बनाए गए हैं, जो कि सभी श्रद्धालुओं का मन मोह गया है। और राम विवाह की अगर बात की जाए तो इसके विशेष आयोजन में श्री रामचंद्र को विशेष सोने के आभूषण और वस्त्र से सुसज्जित किया जाएगा। उन्हें यहाँ पर उसके साथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद जो काम है, जो यहाँ पर प्रबंध है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खास तौर पर इस बार जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो यहाँ पर उनकी ज्वेलरी, उनके आभूषण रहेंगे, क्योंकि 5 किलो सोने का ये मुकुट, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि सबका मन मोह लेने वाला मुकुट यहाँ पर बनाया गया है। और इसको लेकर सभी तैयारियां जो है वो
अंतिम चरण में चल रही हैं। अयोध्या में श्री राम विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और अद्भुत और अलौकिक तरीके से आभूषण, उनके वस्त्र किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, किस तरीके से सजाए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 22 कैरेट सोने से ये 5 किलो का ये जो मुकुट है वो बनाया गया है और इस मुकुट को उर्वी बंसल द्वारा तैयार किया गया है और इसका तकरीबन जो वजन है वो 5 किलो रहने वाला है। और आभूषण और वस्त्र इस बार के जो मुख्य आकर्षण के केंद्र है वो रहने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए, सभी देश की यहाँ पर जो कीमती आभूषणों की बातें जिस तरह से हो रही हैं, जिसमें मुकुट है, ये मुकुट धारण करने के जो प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, भगवान श्री राम ने अनन्य भक्त हैं जो लोग और उनकी भक्ति यहाँ पर करते हैं, उनके लिए ये समय काफी मनमोहक है और भक्ति से भरा हुआ है। लेकिन क्या कुछ कहना है वो जरा आपको सुना देते हैं। इस पूरे मौके पे शामिल हैं राम विवाह के दिन, और हमें बहुत बड़ा ये हमारे लिए मौका मिला था कि हम राम और सीता जी का मुकुट और उनके जो और ज्वेलरी है वो सब हमें डिजाइन करने को यहाँ जो जानकी महल के ट्रस्टी हैं उन्होंने हमें चुना। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी इस मुकुट के बारे में। जो ये मुकुट है ये हमने विष्णु जी, राम जी जिनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, उसी से ही प्रेरणा लेते हुए, उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने मुकुट को बनाया है, जिसमें आपको दिखेगा कि कमल जो विष्णु जी का फूल है और उसके साथ शंख जो उनके हाथ में पाया जाता है वो मुकुट में बना है। साथ ही साथ सेंटर में जो मुकुट के उनके तिलक के ऊपर वहाँ पे सूर्य भगवान बने हैं, क्योंकि राम जी को हमेशा उनका एक स्वरूप माना जाता है। और ऊपर की ओर जैसे आप देखेंगे मुकुट में वहाँ पे एक मोर बने हैं, क्योंकि सीता जी को मोर बहुत प्रिय थे। और यहाँ देखिए, जब स्वयंवर पे राम जी गए थे सीता जी से मिलने, तो उनके सिर पे एक मोर पंखी लगी थी, जिसको देखकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई थी। और इसी वजह से हमने सीता जी के मुकुट में भी वही मोर और उसकी मोर पंखी से डिजाइन करा है, और सेंटर में एक आपको तिलक मिलेगा। और उसके अलावा कई सारे और भी उनके आभूषण, जैसे उनका कमरबंद, उनका क्या कहते हैं कान के, उनकी कलगी, हमने सभी कुछ उन सब के लिए डिजाइन करा है। और बाकी तो सीता जी खुद ही सोने की बनी होती है, उनके उनके तो शरीर पे जो भी चीज चढ़ाई जाती है वो उससे कई गुना और भी सुंदर लगने लगती है। तो बहुत बड़ा मौका आज हमें मिला और आज हम यहाँ पे शामिल हैं और पूरे अयोध्या भर में राम विवाह का बहुत तैयारियां चल रही हैं, सब लोग पूरा मना रहे हैं। बना है वो 22 कैरेट गोल्ड में बना है और अंदाजा ये कुछ 5 किलो गोल्ड से बनाया गया है। बाकी पूरा इसको बनाने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये चिटाई और एनग्रेविंग को लेकर बनाया जाता है। इसको बनाने में लगभग हमें 2-2.5 महीने लगा था। हमने पहले इस पे रिसर्च करी थी कि क्या चीज हम उस मुकुट में डालें जो राम जी और सीता जी के बहुत करीब हो, और इसी वजह से हमने पूरा कॉन्सेप्ट विष्णु जी और राम जी का जो अवतार है उसी से उठाकर हमने डिजाइनिंग करी। और डिजाइनिंग करने के बाद हमने कई राउंड में उसको ट्रायल करा, हमने टेस्ट करे डिजाइन को, जो यहाँ के ट्रस्टीज हैं उनके साथ डिस्कशंस हुए। फिर कई डिजाइनों में से एक डिजाइन जब चुना गया तो हमने उसको बनवाया गया। हमारे कारीगरों के साथ लगकर हमारी कई सारी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें कारीगरों ने बनाए गए। फिर फाइनली जब वो बनकर तैयार हुए हैं तो हमने उसको ट्रायल करा। है हमारे ससुर जी की कंपनी है जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये हमारी वाइफ ने इनके जो मुकुट है राम सीता जी के और जो बाकी उनके आभूषण है उनको डिज़ाइन किया है। ये हमेशा से ही ज्वेलरी डिज़ाइन में रही हैं, ये ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हैं, तो उनको ऐसी ऐसी जो कला होती है वो उनको अपने विरासत में कह सकते हैं मिली है अपनी फैमिली से। तो उन्होंने वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर इनके डिज़ाइन है, बट मुझे लगता है ये हमने जब पहली बार देखा था तो मुकुट अपने आप में बहुत सुंदर है, बट जब पहली बार भगवान जब राम सीता जी ने जब इसको पहना तो उसकी मतलब आप समझिए उसमें चार चांद ही लग गए, वो अलग ही खूबसूरती निखर के आई उस मुकुट में। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, सबसे पहली बात कि इनको ये मौका मिला, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी अर्धांगिनी है और हम यहाँ पे आप आए आज। हम लोग की भी शादी कुछ ही टाइम पहले हुई है, तो ये भी एक्सपीरियंस करना, एक ऐसा मौका मिलना कि राम और सीता जी के विवाह में हम आ पाए, उनको मुकुट पहनते हुए सबसे पहले देखा, तो ये मुझे लगता है, मेरा मानना है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपको बस बेसब्री से इंतजार है उनकी बारात में शामिल होने का। और जैसे बड़े भाई होते हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और उनकी जैसे बारात में
मन करता है जश्न मनाने का, डांस करने का, वैसे ही इन्हीं की बारात में अब बेसब्री से इंतजार है नाचने का। तो फिलहाल अयोध्या के सभी मंदिरों को आप देखिए भव्य तरीके से सजाया गया है और अपने ही छठा यहाँ पर मंदिर जो है वो बिखेर रहे हैं। मुकुट आप देखिए किस तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से यूपी के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारियां जारी हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज दोपहर यहाँ पर प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ के कार्यों का अश्विनी वैष्णव यहाँ निरीक्षण करेंगे। वाराणसी से विशेष ट्रेन से रेल मंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे। रेल मंत्री यहां झुंसू और फाफामाऊ जंक्शन का निरीक्षण भी करेंगे और निरीक्षण करने के बाद प्रयागराज जंक्शन यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद रेल मंत्री अगर कोई बातचीत करते हैं तो किस तरह की सौगात रहेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन एनसीआर मुख्यालय में सीआरबी के साथ यहां पर बैठक भी की जाएगी। तो एनसीआर मुख्यालय में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज का दौरा करेंगे और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार आप देखिए एक्शन मोड में मंत्री सीएम भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि कल आपने देखा किस तरह से योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। पूरी तरह से समीक्षा की गई, तैयारियों का जायजा लिया गया। आज रेल मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे, जायजा लिया जाएगा, कहां पर कमियां रह गई हैं उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के कार्यक्रमों का जायजा लिया है। खास तैयारियां किस तरह से रहेंगी वो भी आप देखिए किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम के अंदर रखी गई है। लेकिन फिलहाल अटकलें ये लगाई जा रही है कि प्रयागराज के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो लोगों को बड़ी सौगातें यहां पर मिल सकती हैं। बताते चले कि जिस तरह से अब एजेंसीज पूरी तरह से मौका अपना आप देखिए ये संभालेंगी, क्योंकि उनके कंधे पर भी जिम्मा है। लेकिन उससे पहले या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए यूपी के अंदर किस तरह से अब यहां पर नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की बड़ी मुश्किलें जो है वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि विधायक मिथिलेश सहित 15 पर आरोप तय कर दिए गए हैं। 3 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। मुजफ्फरनगर की मीरपुर से यहां पर जीत जो है वो दर्ज की है। लेकिन 2019 के मामले में विधायक मिथिलेश सहित 15 पर आरोप तय किए गए हैं। सिविल लाइन थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। धारा 147, 148, 342 में ये केस दर्ज किया गया है और 3 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला सजा यहां पर किस तरह से सुनाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से अब 3 जनवरी को ये फैसला आता है, ये तो उस दिन देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल मीरापुर से आरएलडी की यहाँ ये आरएलडी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं मिथिलेश पाल, वो किस तरह से अब अपनी बात को सामने रखेंगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट से सजा सुनाई तो खतरे में आप देखिए मिथिलेश जो है वो आ सकती हैं। लेकिन ये पूरा मामला आपके सामने रखा गया, जहां पर यूपी के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एमएलए एमपी कोर्ट के अंदर आप देखिए किस तरह से यहां पर बड़ी सुनवाई होने वाली है। 3 जनवरी को क्या कुछ फैसला आएगा ये देखना जरूरी है। चलिए हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भगत सिंह हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। भगत जरा बताइएगा किस तरह से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 3 जनवरी का समय दिया गया है सुनवाई को लेकर, और थोड़ा सा पूरा मामला भी समझाइएगा। गलत ना होगा कि यहाँ रालोद के जो प्रत्याशी रालोद भाजपा जो मिथिलेश पाल है जो विधायक है, इनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये 2019 का एक मामला था जिसमें धनकर समाज द्वारा जो प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था और यहाँ थाना सिविल लाइन पुलिस ने इन सभी के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया था। इस पूरे मामले को कोर्ट द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन किया गया था और इसमें अभी इनकी तारीख भी लगी है। और बड़ी बात यह है कि आगामी 3 जनवरी को इसमें जो कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले में जो है जो जेल का भी एक प्रावधान है, अगर इस तरह की घटना हुई तो कहीं ना कहीं विधायक की जो सीट है वो खतरे में आ जाएगी। जी ठीक है, लेकिन 15 और भी हैं जिन पर आरोप तय किए गए हैं मिथिलेश पाल के अलावा, वो कौन कौन लोग हैं? ये देखिए आपको बता दूं, ये तमाम जो लोग हैं वो जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और धनगर समाज से जुड़े जो लोग हैं वही ये लोग हैं और इन्हीं का एक प्रदर्शन था और इसी में जो है मिथिलेश पाल भी जो है वहां मौजूद थी। जी क्या कोई गिरफ्तारियां हो पाई हैं अभी तक?
जी देखिए, अभी कोई गिरफ्तारी का कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लोग थे, तमाम लोग हैं जो इसमें नामित जो लोग हैं, इन सभी को जो है 2 दिन पहले ही जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। जी लेकिन भगत, यहाँ पर उनकी जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ चुकी है, लेकिन क्या उनकी तरफ से क्या कुछ बात निकलकर सामने है कि उन्होंने अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी है? देखिए, अगर बताएं मिथिलेश पाल की अगर बात करें या अन्य जो आरोपी इसमें है, अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन दबी जुबान से जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन खुलकर जो है मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। जी ठीक है भगत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 3 जनवरी को सुनवाई होनी है और सुनवाई में पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस तरह से यहाँ पर जो अपना फैसला है वो सुनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर अब आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई है और उधमपुर में पुलिस वैन में पुलिसकर्मियों के ये शव बरामद हुए हैं। सोपोर से तलवाड़ा ये पुलिस वाहन जा रहा था और मामले में उधमपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए सुबह सुबह ही किस तरह से खबर देखने को मिली। मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है, क्योंकि दोनों के शव को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर से जिस तरह से शव बरामद हुए, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। बताया ये जा रहा है कि अपनी ही गोली के साथ यहाँ पर आप देखिए कि घटना पेश आई है। तीसरा जो व्यक्ति है वो अभी घायल है, गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या बयानबाजी दर्ज की गई है या कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि सोपोर पुलिस और तलवाड़ा पुलिस का ये पूरा मामला, क्योंकि ये गाड़ी सोपोर से तलवाड़ा की ओर जा रही थी, लेकिन अभी तक इस पर किस तरह की पूरी जांच उधमपुर पुलिस की तरफ से की गई है। सबसे पहले आपको सुना देंगे कि एसएसपी उधमपुर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए पहले। कि आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल को एक इतला मिली कि एक पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी जो कि सोपोर से तलवाड़ा की तरफ जा रही थी, उसमें सवार 2 पुलिसकर्मियों को जो है फायरिंग की इंजरीज हुई है। इतला मौसूल होते ही जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल के एसएचओ और दीगर पुलिस अफसर जो है मौके पर पहुंचे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जो अभी तक हमने की है उससे ये साबित हुआ है कि दरअसल ये एक फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड का केस है और इसमें जो है हमारी बाकी तफ्तीश जो उसमें दोनों जो है वो सोपोर पुलिस के कर्मी है और एक पुलिस वैन में सवार थे। इसमें फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड की अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उससे ये साबित हुआ है। एसपी उधमपुर पूरी जानकारी दे रहे थे अमोद की किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर ये घटना किस तरह से घटी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।